जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, पर्यावरण से। और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जामिनेशन हमारा पास में आएगा, अभी तो चलिए आपके पास यूपी पीसीएस के लिए 3 महीने का समय है और आरओ के लिए 5 महीने का। तो जितना भी हम सवाल देखेंगे ये आरओ में भी काम आएगा। उसके लिए भी जो 2 महीने का बीच में लगभग समय बचेगा पीसीएस और आरओ के बीच में, उसमें भी हम काफ़ी सारे सवालों को देखेंगे। फिलहाल हमारा यूपी पीसीएस पे ज़्यादा फोकस रहेगा अगले 3 महीने में जो आना है। और भी किसी और एग्जामिनेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अभी 10 हम सवाल देख रहे हैं, समय के साथ साथ हम 15, 20, 25 और बाद में 50 तक भी सवाल जल्दी जल्दी रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल है कि प्रकृति में एक नेचुरल बैलेंस बनाए रखने के लिए, यानी वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड को सही माना जाता है, संतुलित प्रतिशत में माना जाता है कि अगर इतना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो वो प्रकृति के लिए बिल्कुल सही परसेंटेज में या रेशियो अनुपात में मौजूद है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: 0.02%, 0.03%, 0.04% या 0.05%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 0.03%। इसमें देखिए पहले और चौथे ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन होता है इस तरह के प्रश्नों में जो बिल्कुल पास पास वाले ऑप्शन होते हैं। तो 0.04% भी कहीं पढ़ा हुआ लगता है, 0.03% भी है। तो देखने में ये थोड़े से इजी क्वेश्चन लगते हैं लेकिन कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो जब भी आपको लगे दोबारा ये सवाल आपको परीक्षा में कहीं भी नजर आए किसी भी एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा क्या है, 0.03%। अब इसके साथ साथ कुछ और भी गैसेस हैं जो हम देख लेते हैं ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको कर ले जाएं। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो हमें पता होता है कि सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद होता है 78% के आसपास, और 21% के आसपास ऑक्सीजन मौजूद है। तीसरे नंबर पे जो सबसे अधिक परसेंटेज वाइज जो गैस मौजूद है वायुमंडल में वो आर्गन है, AR। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, आर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं 0.036% है, तो 0.03% के आसपास ठीक अनुपात माना जाता है इसका। उसके अलावा कुछ और भी आपको गैसेस देखने को मिलेंगे जैसे हीलियम, क्रिप्टन, जिनॉन, और सबसे कम क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको रेडॉन नहीं नज़र आएगा। उसके अलावा जितने भी जीरो एलिमेंट वाले गैस हैं, ये जो जीरो ग्रुप वाले गैस हैं, ये आपको नज़र आएगा। अगला सवाल पे देखते हैं, इनमें से कौन सा नोबेल गैस एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में मौजूद नहीं होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: हीलियम, आर्गन, रेडॉन और नियॉन। तो अभी पिछले ही सवाल में हमने डिस्कस किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि रेडॉन। अब देखिए इसमें कुछ है जो ये गैस हैं जीरो ग्रुप के, या फिर जिसको हम कहते हैं नोबेल गैस के। तो इसमें आपका एक होता है हीलियम, हीलियम देखिए मिलता है। उसके बाद होता है एक नियॉन, उसके बाद होता है आर्गन, आर्गन भी है। आर्गन तो बल्कि तीसरे नंबर पे सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद। उसके बाद क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन भी मिल जाता है। जिनॉन है, ये भी मिल जाता है। रेडॉन लास्ट में आता है, और रेडॉन जो है वो हमारे वायुमंडल में नहीं मिलता है। तो यही सवाल था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन रोपण एवं पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी इन विच ईयर वॉज द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: 1989, 1990, 1991, 1992। वैसे तो देखिए ये यूपीपीएससी के एसीएफ के मेंस के पेपर में आया था क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस को वो लोग रिपीट कर लेते हैं। जुडिशरी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को कभी फॉरेस्ट में पूछ सकते हैं, वहाँ के सवाल को उठा के आरओ में डाल सकते हैं, आरओ के सवाल को पीसीएस में, पीसीएस के सवाल को वहाँ पे। तो इस तरह से वो रोटेट करते रहते हैं। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1992, यानी कि डी ऑप्शन। तो देखिए इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस बोर्ड का काम क्या है। पर्यावरण के जो विकास है वो तो देखना ही देखना है, उसका विकास तो करना ही है। साथ में अखिल भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे वनीकरण भी करना है, एफॉरेस्टेशन भी करना है। जंगल वगैरह, पेड़ वगैरह लगाने का काम, जंगल को विकसित करने का काम इस बोर्ड का है। लेकिन इसका सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल अगर आप देखेंगे जो ये कोशिश करता है वो ये है कि जितने भी आपके
प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र हैं, इनके बाउंड्री के अगल बगल जंगल को बढ़ाने का काम, पेड़ लगाने का काम ये बोर्ड देखता है। साथ ही साथ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, फ्रेजाइल एरियाज़ हैं, जैसे कि अरावली वाला क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट हैं, इनमें भी ये ध्यान देता है कि वहाँ पर भी हम अगल बगल पेड़ों को लगाएं, जंगल को बढ़ाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका कार्य है। हो सकता है कि कभी सवाल भूले भटके पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा 1992 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी और काम जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अगला सवाल है, ग्लोबल 500 अवार्ड जो दिया जाता है वो किस फील्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए प्रदान किया जाता है? यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं? एड्स के खिलाफ अभियान के लिए दिया जाता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, या अशिक्षा यानी इलिटरेसी के उन्मूलन, उसके एलिमिनेशन के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्लोबल 500 अवार्ड है इसको 1987 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। अगला सवाल है, वन महोत्सव हर साल हमारे देश में मनाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? भारत में वृक्षारोपण करते हैं। तो ये एक वार्षिक मतलब हर साल होने वाला वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। तो आपको यही बताना है कि हर साल कौन से इस एक हफ्ते में, दिए गए एक हफ्ते में इस वृक्षारोपण उत्सव को, वन महोत्सव को मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 15 मई से 21 मई, 1 जून से 7 जून, 1 जुलाई से 7 जुलाई, या 15 जुलाई से 21 जुलाई। तो वन महोत्सव को हर साल भारत में वृक्षारोपण के लिए जो एक हफ्ता मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पुडुचेरी गवर्नमेंट का था। देखिए वन महोत्सव और उसके साथ क्या लिखा है, 1 जुलाई से 7 जुलाई। तो आप लोग इस डायग्राम से भी याद रख सकते हैं। अब इसको एक बार इसका हम 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पहला तो ये कि 1950 में जो श्री के.एम. मुंशी जी थे, उस समय केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया था वन महोत्सव को, और तब से हम लोग वन महोत्सव एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव के रूप में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाते हैं। अगर इस साल के थीम की बात करें, इस साल के विषय की बात करें, तो इस साल का विषय था एक पौधा माँ के नाम। अच्छा इनिशिएटिव था, इमोशनल अटैचमेंट वाला, एक इमोशनल जुड़ाव वाला ये इनिशिएटिव था, अभियान था। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, थीम जो है, विषय जो है वो है एक पौधा माँ के नाम। अगला सवाल है, किस साल पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है अपने देश में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, अब तो उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो आपको यही बताना है कि किस साल पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन है, 1970, 1975, 1980, 1985। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है? भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, तिरुवनंतपुरम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो वहाँ पर स्थित है। इसे बस इतना याद रखिएगा, ध्यान दे दीजिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो 5 जून 1980 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया था। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो 1980 में इसी दिन जो है इस जो संस्थान है आपके सामने, जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, बायोडायवर्सिटी जो शब्द है इसका सबसे पहला बार इस्तेमाल किसने किया था? यानी किसने बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधता शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहली बार किया था? फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द का। 4 ऑप्शन है आपके सामने, CJ बैरो, D कासरी, वॉल्टर जी रोसेन, DR बटिश। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वॉल्टर जी रोसेन, यानी कि सी ऑप्शन। ध्यान दे दीजिएगा, कभी कभी इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल, भारत इस समय पूरी दुनिया के जितने भी बाघों की जनसंख्या है, टाइगर पॉपुलेशन है, उसका कितना प्रतिशत बाघों की जनसंख्या, टाइगर पॉपुलेशन भारत में निवास करती है, भारत में मौजूद है? तो भारत अब वैश्विक बाघों की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी का घर है? लगभग 50%, लगभग 67%। 67% मतलब लगभग 2/3 आबादी हमारे देश में रहती है बाघों की जनसंख्या का। 75% पूरी दुनिया के जितने बाघ हैं वो भारत में रहते हैं, या फिर 90% रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 75% के आसपास दुनिया में जितने भी बाघ हैं उनके 75%, 75% उनकी जनसंख्या भारत में रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, पांचवा जो है, जो हर साल, हर चौथे साल पे चक्र होता है टाइगरों को गिनती करने की, जिसे हम कहते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, यानी कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान। तो ये पिछले बार 2022 में हुआ था, उसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये पांचवा चक्र था जिसके तहत बाघों की जनसंख्या का पता लगाने की कोशिश की गई थी। इसके तहत हमें ये पता चला था कि मिनिमम जो कम से कम बाघों की जनसंख्या है अपने देश में वो 3167 है, यानी 3167। और अधिक से अधिक जो आंका गया था बाघों की जनसंख्या को, वो 4000 के आसपास 3925 है। तो एक एवरेज जब निकाला गया, एक औसत संख्या जब निकाली गई बाघों की, तो वो थी आपकी 3682। तो अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं भी याद आ रहा है, तो एवरेज जो है उसको याद रखिएगा 3682। देखिए 36 दूनी 72 होता है, 10 जोड़ लीजिए, उसमें कितना हो गया? 82। इस तरीके से कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं। तो 3682 बाघ थे। और इससे हमें ये पता चलता है कि हर साल बाघों की जो जनसंख्या है वो 6% से आगे बढ़ रही है। तो हो सकता है यहीं पर एक पॉइंट वो लिख के दे दें कि हर साल बाघों की जनसंख्या अपने देश में 10% से बढ़ रही है, 15% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है। तो इस तरह के ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा 6%। और आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जो आपका एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, और उसके 50 वर्ष पूरे हुए 2023 में। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एक स्मारक कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के लिए शुरू किया था, उसका उद्घाटन किया था, और वहीं पर इस रिपोर्ट को भी जारी किया गया था जो हमने ऊपर देखा कि बाघों की जनसंख्या अपने देश में कितनी है। ये सवाल भले ही अप्रैल 2023 का है कि 9 अप्रैल 2023 को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट टाइगर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मैसूरू यानी मैसूर, देहरादून, पीलीभीत और गुवाहाटी। तो किस शहर में 50 वर्षगांठ जब पूरे हो गए प्रोजेक्ट टाइगर के तो इसे मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मैसूरू यानी मैसूर, कर्नाटका। यही सही आंसर है। देखिए, ये ऑफिशियल जो है ये इमेज था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमेमोरेटिंग, यानी कि हम क्या मना रहे हैं, 50 साल पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया था बाघों के संरक्षण पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं बीच में। और डेट देखिए और जगह देखिए, डेट है 9 अप्रैल 2023 और जगह का क्या नाम है? मैसूरू, कर्नाटका। तो ये 10 सवाल हमारे पूरे होते हैं। आप लोग अपने स्कोर जरूर बताइएगा, और धीरे धीरे प्रश्नों की भी संख्या बढ़ेगी। और किसी और भी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे भी आपको लगता है कि क्वेश्चंस मिलने चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एग्ज़ाम के पहले देखिए साइंस को भी जल्द स्टार्ट किया जाएगा, साइंस के भी सवाल आप लोगों को मिलेंगे, इकोनॉमी का भी मिलेगा, और करेंट का हम लोग कर ही रहे हैं, उसका रिविज़न बीच बीच में मिलता रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।